हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर विनय वर्मा, बायोलॉजी एक्सपर्ट, सर्वोत्तम बायोलॉजी, हजरतगंज, लखनऊ। टुडे वी डिस्कस फिजियोलॉजी ऑफ द इम्पल्स कंडक्शन। लेट्स स्टार्ट। मान लेते हैं ये एग्जान है। यदि ये एग्जान है तो एग्जान के अंदर भरा होता है एक्सोप्लाज्म। एग्जान की मेम्ब्रेन का नाम होता है एक्सोलेमा या कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके बाहर जो स्पेस होता है वो वहाँ पर फ्लूइड भरा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। दो बातें। तीसरा, एक्सोप्लाज्म में भी सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। ईसीएफ में भी सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। लेकिन एक्सोप्लाज्म में नेगेटिव चार्ज प्रोटीन भी पाई जाती है। हमें ये याद होना चाहिए कि एक्सोप्लाज्म और उसके बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें सोडियम और पोटेशियम की कंसंट्रेशन किस स्थिति में है। तो याद क्या रखना है, एक्सोप्लाज्म में सोडियम की कंसंट्रेशन लो होती है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन हाई होती है और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन हाई होती है। लेकिन एक्सोप्लाज्म के बाहर जो ईसीएफ होता है इसमें सोडियम की कंसंट्रेशन हाई होती है और पोटेशियम की कंसंट्रेशन लो होती है। कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम लो, पोटेशियम हाई एंड नेगेटिव चार्ज प्रोटीन हाई इन एक्सोप्लाज्म। कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाई एंड कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम लो इन किसमें, ईसीएफ। अब हम सिर्फ सोडियम को ध्यान से देखेंगे तो दोनों जगह सोडियम है। बाहर सोडियम ज़्यादा है, कितने गुना ज़्यादा है, आंसर देंगे 10 टाइम ज़्यादा है। दोनों जगह पोटेशियम है लेकिन अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, कितने गुना ज़्यादा है, आंसर देंगे 30 टाइम ज़्यादा। तो दूसरी बात याद रखना है, सोडियम कंसंट्रेशन अंदर के सोडियम की तुलना में बाहर 10 गुना ज़्यादा है और पोटेशियम कंसंट्रेशन बाहर की तुलना में अंदर 30 टाइम ज़्यादा है। तीसरा क्वेश्चन, ये आयनिक ग्रेडियंट सोडियम बाहर ज़्यादा है, पोटेशियम अंदर ज़्यादा है, ये कहाँ से आ गया। तो दिस आयनिक ग्रेडियंट मेंटेन बाय, आंसर देंगे सोडियम पोटेशियम पंप। क्या होता है इसकी अभी आगे चर्चा करेंगे। एक्सान पर इम्पल्स के केस में 3 स्टेज पाई जाती हैं। कौन सी? पहली स्टेज होती है पोलराइज्ड स्टेज, दूसरी होती है डीपोलराइज्ड स्टेट और तीसरी होती है रीपोलराइज्ड स्टेट। अब हमें एक एक स्टेट पढ़नी है। मान लेते हैं ये एक्सान है, यहाँ एक्सोप्लाज्म है, ये एक्सोलेमा है और यहाँ पर ईसीएफ होता है। अभी आप पीछे पढ़ के आए हैं क्या, अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन हाई होती है और बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन हाई होती है। बाहर सोडियम हाई है, ये अंदर आना चाहता होगा, अंदर पोटेशियम हाई है, ये बाहर जाना चाहता होगा। लेकिन किसके थ्रू जाएंगे, एक्सोलेमा या न्यूरल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएंगे। और एक्सोलेमा की परमेबिलिटी अलग अलग आयन के लिए अलग अलग होती है, अलग स्टेट में, वो हमें याद रखना है। जैसे अगर न्यूरॉन पर कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही है या न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में है तो परमेबिलिटी कैसी होगी, एक्सोलेमा परमेबल होती है किसके लिए, K+ के लिए, नियरली इम्परमेबल होती है किसके लिए, Na+ के लिए, एंड टोटली इम्परमेबल होती है किसके लिए, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए। तो रेस्टिंग स्टेज में लिए किसके लिए परमेबिलिटी है, आंसर देंगे K+ के लिए। और K+ अंदर ज़्यादा भी है, कितने गुना ज़्यादा है, 30 गुना ज़्यादा है। अंदर के पोटेशियम आयन ज़्यादा है, ये बाहर जाना चाहता है और इसकी परमेबिलिटी भी है, तो पोटेशियम आयन बाहर निकल जाएगा। पोटेशियम आयन के बाहर निकलने को कहते हैं इफ्लक्स ऑफ K+, इफ्लक्स ऑफ K+। जैसे ही पोटेशियम आयन बाहर निकलेगा आयनिक इम्बैलेंस क्रिएट होगा और बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो रिस्पेक्ट में अंदर निगेटिव आयन ज़्यादा हो जाएंगे और अंदर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड, निगेटिव चार्ज इनसाइड ऑफ द एक्सोलेमा। जैसे ही ये स्टेट होगी हम कहेंगे कि जो एक्सोलेमा है वो क्या हो गई है, पोलराइज्ड हो गई है। और इसी को कहते हैं
रेस्टिंग स्टेट ऑफ द न्यूरल मेम्ब्रेन। पहला क्वेश्चन, रेस्टिंग स्टेट या पोलराइज स्टेट क्या होती है? तो आंसर देंगे बाहर पॉजिटिव चार्ज अंदर नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों संभव हुआ है? ड्यू टू ई फ्लक्स ऑफ द K प्लस। इस दौरान जो पोटेंशियल डिफरेंस एक्सोलेमा के क्रॉस होता है उसको कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। और रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है? -70 मिली वोल्ट, जिसकी रेंज होती है -60 टू -90 मिली वोल्ट। या तो रेंज पूछेगा या एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा, -70 मिली। रेस्टिंग स्टेट पर 3 क्वेश्चन हमें याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला सवाल, रेस्टिंग स्टेट या पोलराइज स्टेट में क्या होता है? बाहर की तरफ पॉजिटिव अंदर की तरफ नेगेटिव होता है। दूसरा, ऐसा क्यों हुआ है? ड्यू टू ई फ्लक्स ऑफ K प्लस के नाते हुआ है। तीसरा, इस दौरान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं, जो कि कितना होता है? -70 मिली वोल्ट का। इसका जिम्मेदार कौन होता है? आंसर देंगे ई फ्लक्स ऑफ K प्लस। लेकिन जैसे ही कोई स्टिमुलस अप्लाई की जाती है वैसे ही न्यूरल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाती है। क्या? जो अभी तक K प्लस के लिए परमेबल थी और सोडियम के लिए इम्परमेबल थी, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। अब एक्सोलेमा या न्यूरल मेम्ब्रेन परमेबल किसके लिए हो जाएगी? Na प्लस के लिए, और इम्परमेबल किसके लिए हो जाएगी? K प्लस के लिए। ध्यान से सुनेंगे, जैसे ही स्टिमुलस अप्लाई करते हैं एक्सोलेमा की परमेबिलिटी चेंज हो जाती है, बिकम परमेबल फॉर Na प्लस एंड इम्परमेबल फॉर K प्लस। सोडियम बाहर 10 गुना ज़्यादा है, ये अंदर आने के लिए तैयार था, परमेबिलिटी नहीं थी, इस नाते नहीं आ रहा था। अब परमेबिलिटी मिल गई है, तो जैसे ही परमेबिलिटी होगी वैसे ही Na प्लस बहुत तेजी से अंदर आएगा। Na प्लस के अंदर आने को कहते हैं इनफ्लक्स ऑफ क्या? Na प्लस। सोडियम के इन्फ्लक्स होने के नाते चार्ज रिवर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ निगेटिव और अंदर की तरफ पॉजिटिव। और हम कहेंगे न्यूरल मेम्ब्रेन जो पहले पोलराइज थी वो क्या हो जाएगी? डीपोलराइज्ड। जो रेस्टिंग स्टेट में थी वो किस में पहुंच जाएगी? एक्शन स्टेट में। और क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस रेस्टिंग स्टेट में जो -70 मिली वोल्ट का था वो चेंज हो जाएगा। कैसे? -70 टू 0 और 0 से बढ़ के हो जाएगा +45। जैसे ही +45 मिली वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पहुंचेगा उसी को कहेंगे एक्शन पोटेंशियल। एक बात अच्छे से याद रखेंगे, मेम्ब्रेन का जो डीपोलराइज होना है उसी को कहते हैं इम्पल्स का जनरेट होना। तो 3 क्वेश्चन का एक जवाब है, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाए या इम्पल्स जनरेट हो जाए या एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आंसर देंगे इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। एक्शन पोटेंशियल कितना होता है? आंसर देंगे +45 मिली वोल्ट। जैसे ही +55 मिली वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है वैसे ही एक बार फिर से न्यूरल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाती है। जो अभी तक सोडियम को अंदर आने दे रही थी वो फिर से सोडियम के लिए इम्परमेबल हो जाएगी और पोटेशियम के लिए परमेबल हो जाएगी। जिस पोटेंशियल पर सोडियम का इन्फ्लक्स बंद हो जाता है उसको क्या कहते हैं? आंसर देंगे स्पाइक पोटेंशियल। किसका? जिसका बंद हुआ हो। स्पाइक पोटेंशियल ऑफ Na प्लस कितना? आंसर देंगे +45 मिली वोल्ट। +45 मिली वोल्ट पर सोडियम के लिए परमेबिलिटी बंद हो जाएगी और पोटेशियम के लिए परमेबिलिटी फिर से हो जाएगी। तो जैसे ही पोटेशियम के लिए परमेबिलिटी होगी वैसे ही फिर से K प्लस बाहर जाने लगेगा। जैसे ही K प्लस बाहर जाने लगेगा फिर से चार्ज रिवर्स हो जाएंगे, बाहर की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर की तरफ निगेटिव हो जाएगा और हम कहेंगे मेम्ब्रेन फिर से क्या हो गई? रीपोलराइज्ड हो गई। पोटेंशियल डिफरेंस फिर से -70 मिली वोल्ट की तरफ होने लगेगा।
तो 3 क्वेश्चन पूछते हैं। रीपोलराइज्ड स्टेट किसके नाते हुई? पोटेशियम के बाहर जाने के नाते हुई, और पोटेशियम के बाहर जाने को फिर से क्या कहेंगे? ई फ्लक्स ऑफ K+। तो टिप पे हम याद कर लेंगे। पोलराइज्ड स्टेट किससे हुई? पोटेशियम के बाहर जाने से। चार्ज कैसा होता है? बाहर पॉजिटिव, अंदर की तरफ निगेटिव, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? -70 मिली वोल्ट। डीपोलराइज कैसे होती है? सोडियम के अंदर आने से, बाहर नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव होता है, और एक्शन पोटेंशियल कितना होता है? +45 मिली वोल्ट। रीपोलराइज स्टेट कैसे होती है? पोटेशियम के बाहर जाने से चार्ज फिर से बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस फिर से -70 हो जाएगा। पोलराइज के दौरान जब K+ बाहर निकलता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो +45 मिली वोल्ट पर था वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ आता है, और इतना तेजी से नीचे आता है कि -70 मिली वोल्ट पर ना रुक करके आगे निकल जाता है। जितना एक्स्ट्रा, जैसे -80 हो गया या -90 हो गया, इसको कहते हैं, जितना एक्स्ट्रा हो जाता है इसको कहते हैं हाइपरपोलराइज्ड। तो हाइपरपोलराइज्ड स्टेट कब हो जाती है? इसी रीपोलराइजेशन के दौरान। -80 हो जाता है। अब 2 काम करना पड़ेगा। क्या? हमें इस -80 को फिर से -70 लाना पड़ेगा, एक काम। दूसरा, बहुत सारा पोटेशियम बाहर निकल गया है और बहुत सारा सोडियम अंदर आ गया है। अगर ऐसे ही सोडियम अंदर आता रहा, ऐसे ही पोटेशियम बाहर जाता रहा, तो एक समय ऐसा होगा कि बाहर और अंदर सोडियम बराबर हो जाएगा, और बाहर और अंदर पोटेशियम भी बराबर हो जाएगा। फिर स्टिमुलस देने पर सोडियम अंदर नहीं आएगा। यदि चाहते हो कि दोबारा भी इम्पल्स जनरेट हो, तो जितना सोडियम अंदर आया उसको बाहर कर दीजिए, और जितना पोटेशियम बाहर गया उसको अंदर ले आइए। तो क्या करेंगे? अब चलाएंगे सोडियम पोटेशियम पंप, जिसमें जो सोडियम अंदर आया है इसको बाहर पंप कर देंगे, सोडियम को बाहर पंप कर देंगे, और जो पोटेशियम बाहर गया है उसको अंदर पंप कर देंगे। इसी को कहते हैं क्या? सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप एक एक्टिव प्रोसेस होती है जिसमें एटीपी खर्चा होती है। एक एटीपी, अगर हम एक एटीपी खर्चा करेंगे तो क्या होगा? 3 सोडियम बाहर चले जाएंगे। अगर हम 1 एटीपी खर्चा करेंगे तो क्या होगा? 3 सोडियम पंप आउट, 2 सोडियम पंप इन। 3:2 के रेशियो में सोडियम पोटेशियम पंप चलता है। 1 एटीपी खर्चा करने पर 3 सोडियम बाहर पंप हो जाएंगे, 2 पोटेशियम अंदर पंप हो जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा? ये एक पोटेंशियल डिफरेंस जो -80 था, ये फिर से कितना हो जाएगा? -70 मिली वोल्ट हो जाएगा। एक बात। दूसरा, पुरानी स्टेट हमें मिल जाएगी, रेस्टिंग आयनिक ग्रेडियंट मिल जाएगा, मतलब बाहर सोडियम ज़्यादा मिल जाएंगे, अंदर पोटेशियम ज़्यादा मिल जाएंगे। रेस्टिंग आयनिक ग्रेडियंट मेंटेन बाय, आंसर देंगे सोडियम पोटेशियम पंप। और क्या करता है? 3 सोडियम बाहर पंप कर देता है, 2 पोटेशियम अंदर पंप कर देता है। जितनी देर सोडियम पोटेशियम पंप चलता है उस पेज को कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। वह समय जिस दौरान सोडियम पोटेशियम पंप चलता है उसको कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, और ये लगभग 1 मिली सेकेंड का होता है। 1 मिली सेकेंड। रिफ्रैक्टरी पीरियड के दौरान यदि स्टिमुलस दिया जाएगा तो कभी भी इम्पल्स जनरेट नहीं होती है। रिफ्रैक्टरी पीरियड किसके दौरान होता है? रीपोलराइजेशन के ही दौरान होता है। 3 बातें हमें टिप पे याद होनी चाहिए। पहली बात, इम्पल्स में कौन कौन सी फेज होती हैं? पोलराइज, डीपोलराइज और रीपोलराइज। पोलराइजेशन या पोलराइज स्टेट के लिए जिम्मेदार कौन होता है? आंसर देंगे ई फ्लक्स ऑफ K+। और इसमें होता क्या है? बाहर प्लस होता है, अंदर माइनस होता है, और इस दौरान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है -70 मिली वोल्ट का होता है, और उसको कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा, डीपोलराइज स्टेट या एक्शन स्टेट किसके नाते होती है, या इम्पल्स किसके नाते जनरेट होती है? उसको कहेंगे इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। इसमें बाहर की तरफ निगेटिव और अंदर की तरफ पॉजिटिव होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस +45 मिली वोल्ट होता है, और इसी को कहते हैं क्या? एक्शन पोटेंशियल। अगला, रीपोलराइज स्टेट किसके नाते होता है? तो आंसर देते हैं रीपोलराइज स्टेट
अगेन ई फ्लक्स ऑफ K प्लस से होता है, बाहर तरफ पॉजिटिव अंदर की तरफ निगेटिव हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस -70 की तरफ आता है लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जितना एक्स्ट्रा हो जाता है उसको हाइपर पोलराइज स्टेट कहते हैं। इस हाइपर पोलराइज स्टेट को सही करना है, जो सोडियम अंदर आए हैं उनको बाहर ले जाना है, जो पोटेशियम बाहर गए उनको अंदर लाना है। इसके लिए सोडियम पोटेशियम पंप चलाते हैं, 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर, 1 एटीपी खर्चा करके होगा क्या, पुरानी आयनिक ग्रेडियंट मिल जाएगी। पूछा एक आखिरी क्वेश्चन, इम्पल्स कंडक्शन किस प्रकार की प्रोसेस है, तो आंसर देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। हम उम्मीद करते हैं आज के वीडियो ट्यूटोरियल से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बाय बाय बच्चों।